गौतम बुद्ध नगर में बैकलीज का मामला हो या 64.5 अतिरिक्त मुआवजे का मामला हो या किसान आबादी का मामला हो, लगातार किसान संघर्ष करते रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी शौकत अली चेची। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये है कि आपने एक किसान नेता के तौर पर किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु, उसके बाद में फिर भारतीय किसान यूनियन बलराज, तत्पश्चात किसान एकता संघ, अचानक किसान एकता संघ से आपका मोह भंग हो गया और फिर पुनः भारतीय किसान यूनियन बलराज में राष्ट्रीय महासचिव पद की आपको जिम्मेवारी मिली है। क्या वजह है? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। पॉइंटेड सवाल है आपका कि आपने कहा कि भी भानु गुट में रहे, फिर बलराज में रहा, फिर किसान एकता संघ में रहा, फिर वापसी बलराज गुट में चला गया। देखिए, ये एक विचारधारा की लड़ाई होती है। किसान से बड़ा देश में शायद कोई परोपकारी नहीं है और किसानों के मुद्दे हमेशा समस्याएं बनकर खड़े रहते हैं लोगों के सामने और किसानों के सामने, चाहे देश आज़ाद होने से पहले हुआ हो या देश आज़ादी के बाद में। तो जहां विचार मेरे नहीं मिलते, मैं उस गुट को छोड़ देता हूं। मैं कोई लालची नहीं, मैं केवल चाहता हूं कि किसानों की आवाज़ मजबूती के साथ सरकारें सुनें और उनके जो हक अधिकार हैं उनको दें। इसी वजह से मैं बार बार ये संगठन छोड़ देता हूं और बदल देता हूं। रहा सवाल, आपने कहा कि वापसी जो है बलराज संगठन में चले गए और बलराज संगठन को छोड़ करके किसान एकता संघ में आए। उसमें मैंने देखा था कहीं ना कहीं उसमें किसान एकता संघ में गुटबाजी थी और उसमें कहीं ना कहीं जो है एक राजनीतिक परसेप्शन भी था, जबकि किसान संगठन जो होते हैं वो राजनीतिक होते हैं। और उसमें मैंने देखा कि अंदर खाने उसमें एक जाति धर्म विशेष की भी एक सुर निकल करके महसूस किए मैंने। इस वजह से मैंने किसान एकता संघ को अलविदा कह करके और बलराज गुट में चला गया, जबकि बलराज गुट में ऐसा मैंने ना पहले देखा, जबकि मैं उसमें 3-4 साल के करीब रहा था। और किसान एकता संघ में लगभग 3-4 महीने के बाद ही मुझे ये चीज़ें कहीं ना कहीं कचोट रही थी। मैं महसूस कर रहा था और इसकी मैंने आवाज़ को भी वहाँ उठाया, लेकिन मेरी इन बातों पे संगठन के लोगों ने, सम्मानित साथियों ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन पर खास कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस वजह से मुझे किसान एकता संघ छोड़ करके बलराज में जाना पड़ा। किसान एकता संघ के आप उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रहे और उसके बाद में आपकी पुणे घर वापसी भारतीय किसान यूनियन बलराज में हुई है और आपको जो ताजपोशी हुई है वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आप आसीन हुए। तो अब भारतीय किसान यूनियन बलराज की क्या नीतियां हैं और क्या इस गौतम बुद्ध नगर में जो किसानों की प्रमुख ज्वलंत समस्या है, क्या तैयारी है? देखिए, किसानों की तो समस्याएं अनेक हैं, क्योंकि पिछले लगभग 10 सालों से केंद्र में बीजेपी सरकार, 9 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार है और लगभग 7 साल के करीब तकरीबन योगी जी की सरकार को हो गई। तो किसानों की समस्याएं तो जस की तस हैं। जो समस्याएं पहले बलराज संगठन उठाता था, आज भी उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है, चाहे बैकलीज का मामला हो, 10% आबादी हो, और चाहे किसानों की जो समस्याएं हैं उनमें समस्याएं बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि मोटा मोटी तौर पे अगर मैं बात करूं तो किसान का जो 17% कोटा तो ये बीजेपी सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। 64% में मात्र मेरे ख्याल में 20% किसानों को भी अभी मुआवजा मिला, जबकि 80% के बकाया पड़ा हुआ है। अब मुआवजा आज तक भी इस सरकार ने नहीं बढ़ाया, जबकि पीछे वर्तमान में जो सरकार रही, चाहे बसपा रही या सपा रही, उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी किसानों का मुआवजा बढ़ाया था और उसमें बहुत सारी उन्होंने सुविधा दी थी। लेकिन बीजेपी सरकार आई, योगी जी की सरकार आई, उन्होंने तो एक सिस्टम और बना दिया कि भी 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर का जो भी आदमी होगा उसको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी।
और जो बाहर का इंसान होगा 200 किलोमीटर दूरी का, उसको नौकरी दी जाएगी। तो यानी कि ये सरकार ये चाहती है कि भाई यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि मुआवजा बहुत से किसानों को तो अपने मकान में, कर्ज में, ब्याह शादी में ही ख़त्म हो गया, तो क्या यहाँ के बेरोजगार युवाओं को ये बीजेपी सरकार गुंडा बनाना चाहती है? ये समस्याएं बहुत सारी हैं। और पंचायत राज को ख़त्म करके यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, चाहे यमुना अथॉरिटी, चाहे नोएडा अथॉरिटी, एक और न्यू अथॉरिटी करके अभी एक उसका प्रोसीजर चल रहा था। यानी एक ही ज़िले में 4-4 अथॉरिटियाँ हैं और उनके नाम इतने महान रख दिए, जबकि उनको तो तानाशाही या भ्रष्ट अथॉरिटी रख देना चाहिए। वो किसानों की सुनते ही नहीं हैं, और किसानों की अगर आवाज़ किसान उठाते हैं तो उनके साथ में जांचतियाँ होती हैं, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं। तो समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन बलराज संगठन की अगर बात करें तो जो समस्याएं शुरुआत से चली आ रही हैं, बलराज संगठन उठा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी उठा रहे हैं, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं, रिटायर फौजी हैं। फौज देश की सेवा करने के बाद में आज जनता के बीच में किसानों की सेवा में लगे हुए हैं, और बराबर ये हमारी आवाज़ जो हैं ये चलती रहेंगी। अच्छा, जहाँ तक ये जो स्थानीय जो युवा हैं उनके रोजगार की बात आप ये कह रहे हैं, 200 किलोमीटर दूर के बच्चों को लिया जा रहा है। 200 किलोमीटर दूर के बच्चे हैं, उसमें सरकार ये कहती है 40% तो बच्चे जो स्थानीय युवाओं को रिजर्व है उनको नौकरी दी जा रही है, और दूसरे 17% जो किसान कोटा है उसके लिए प्राधिकरण ये कहता है कि जो अधिग्रहण हुआ है, जमीन का जो अधिग्रहण हुआ है, अधिग्रहण होने के बाद में जो जमीन प्राधिकरण ने ली है उसमें तो 17% कोटा है, लेकिन जो डायरेक्ट परचेज की गई रजिस्ट्री के आधार पर उसमें ही 17% जो कोटा किसान का वो ख़त्म किया गया। देखिए, सवाल ये नहीं है। अब घुमा कर के बात अगर कही जावे तो वो तो घूम ही जाती है, क्योंकि जो जागरूक लोग हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि नाली से गैस बनती है, तो क्या गैस बनती है? और नोटबंदी करके भी जो है आतंकवादियों की कमर तोड़ दी और काला धन वापस निकल लिया, क्या वो संभव है? क्या हुआ अभी तक? क्या किसानों की आय दुगनी होगी? जिन्होंने वादा किया था कि भाई 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो ये वही जुमले हैं कि जो लोगों को भ्रम में डालने के लिए, क्योंकि ये तो जो है सरकार जो सीधा सीधा अगर कहा जाए, जो बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, ये उद्योगपतियों की, सरमाएदारों की, बिजनेसमैनों की ये सरकार है, ये किसान मजदूर की तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें नए तर्क देते रहो तो वो कोई लॉजिकल बात नहीं बनती। धरातल पर चीज़ दिखाई देनी चाहिए। जो यानी गौतम बुद्ध नगर में आप किसानों के मुद्दे से हटके आप राजनीति पर आ गए। आपने केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की बात की है, तो ये बताइए जो कर्नाटक में बदलाव हुआ है किस नज़रिए से देखते हैं उसे? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सवाल है कि कर्नाटक में देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा है, और मैं समझता हूं, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने बुद्धिजीवियों से सुना है, जो लोग धर्मगुरु होते हैं, जो अच्छे सच्चे धर्मगुरु होते हैं, वो बताते हैं या अली और बजरंग बली में तो कोई अंतर ही नहीं है। तो इन्होंने जय श्री राम के पहले नारे लगते थे, लेकिन मोदी जी ने वहाँ बजरंग बली के नारे लगा दिए। अब एक बजरंग पुनिया दिल्ली में भी बैठे हैं महिलाओं के साथ, जो हमारे आन बान शान, हमारे देश का गौरव है, जिन्होंने विदेशों में मेडल जीत करके हमारे तिरंगे का मान बढ़ाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी इसमें गदगद भी नहीं होवे, क्योंकि ईवीएम भी लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शायद हो सकता है कि ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के जनता ने वहाँ वोट दी हैं, और उसमें केंद्र सरकार ने ये सोच करके कि भाई ईवीएम का मुद्दा आगे नहीं उठे, 2024 की तैयारी करो और कांग्रेस को 2-4 राज्य जीतने ने दो। अभी लगभग 4 राज्य और रह रहे हैं, उसमें भी हो सकता है कि ईवीएम में घपला नहीं होवे, और गोदी मीडिया अपना जो है वो जो प्रोपगंडा चलाती है, उस प्रोपगंडे को
चला देवे है कि भाई देखिए अब तो कोई सवाल नहीं उठा रहा कि भाई ईवीएम से जीत हुई है, अब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष क्यों नहीं मुद्दा उठा रहा। तो ये कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, विपक्षी पार्टियों को जो नशा की गोलियां खा करके भांग के नशे में चूर हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि बीजेपी को अलग अलग तरीक़ा से नहीं हटाया सकता, कि वहाँ सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की थी। इस वजह से वहाँ जो है जनता बीजेपी से उब चुकी है, इस वजह से वहाँ कांग्रेस को पूरी तरीक़ा से चुना। अगर 2024 में ये विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उसमें, या कम लड़ेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में जाता है कि ईवीएम का खेल हो सकता है कि 2024 में इस्तेमाल किया जाए, और कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां उसमें जो है उनको जिता करके, जैसे कर्नाटक जीता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये 4 राज्य और रह रहे हैं, इनमें भी जो है विपक्ष को जिता दिया जाए और केंद्र में बैठ जाए। फिर उसके बाद में फिर खरीद फरोख्त के कह के, जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी या मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी, इस तरीक़ा से वो विधायक खरीदे जाएंगे। अच्छा, अभी हाल ही में गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक दल ने, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान हैं, वो धरने पर बैठी हुई हैं, उनके समर्थन में ज्ञापन भी दिया राष्ट्रपति महामहिम के नाम। तो भारतीय किसान यूनियन बलराज का क्या उसमें स्टैंड है, क्या नैतिक समर्थन है, क्या नीति? देखिए, बहुत ही वाजिब आपने सवाल पूछा। लोक दल की अब आपने बात कर दी कि उससे पहले मैं जिस दिन मैं समर्थन में गया था जंतर मंतर पे, मेरा वहाँ संबोधन भी हुआ था, और उसी दिन भारतीय किसान यूनियन बलराज के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, लेकिन उनको दिल्ली बॉर्डर पे ही अरेस्ट कर लिया गया था, और उनके साथ में लगभग 250 के करीब कार्यकर्ता थे, और उनको शाम को 7 बजे के आसपास उनको छोड़ा गया। और अभी जो है हमारी 14 तारीख में गांव खंदेड़ा में हमारी वहाँ सभा हुई थी, उसमें मैंने भी इस चीज़ का मुद्दा उठाया था कि भी हमारी आन बान शान और धरती का श्रृंगार मातृशक्ति, यानी भारत देश की पावन धरती पर 9 रूपों में महिलाओं को पूजा जाता है, और आज वो अपने इंसाफ के लिए, वो आम महिला नहीं है जो इंसाफ के लिए वहाँ जंतर मंतर पर बैठी है, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। और अगर मैं पटना की बात करूं तो बाबा बागेश्वर हैं, वहाँ पे जो है भाजपा के बड़े बड़े नेता उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया वर्ल्ड के अंदर, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है जो सत्ता में बैठे लोग हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और इसके लिए रणनीति भारतीय किसान यूनियन बलराज, हम अभी बहुत जल्दी इसका निर्णय लेंगे। बहुत जल्दी हमारी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है किसान इन महिलाओं के, इन बच्चियों के समर्थन में खड़े हैं, और भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन इसमें बहुत जल्दी कोई ना कोई ठोस रणनीति बना करके आगे की रणनीति तैयार करेगा। आपका विजन लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी शौकत अली चेची, जिनकी पुनः भारतीय किसान यूनियन में घर वापसी हुई है। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन बलराज के ये उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और कुछ दिन पहले इन्होंने किसान एकता संघ को ज्वाइन किया था, और इनका साफ कहना है कि किसान एकता संघ की जो नीतियाँ थी वह हित में नहीं थी, इस वजह से इन्होंने उसको छोड़ दिया, अलविदा कर दिया, और फिर पुनः घर वापसी हुई है। इनका साफ ये कहना है कि भारतीय किसान यूनियन पहले की तरह जो किसानों के मुद्दे हैं गौतम बुद्ध नगर में है या और पूरे देश में है या राज्य में है, उनको, जैसे यहाँ गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो बैकलीज का मामला है, 64% अतिरिक्त मुआवजे का मामला है, किसान आबादी का मामला है, इन तमाम मुद्दों पर लगातार किसानों के हित में संघर्ष करेगी और उनको हक दिलाने का काम करेगी।